वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा कि वेरियस टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स कौन कौन से हैं और उसको एक स्पेसिफिक एग्जांपल से ज़्यादा अच्छी तरह समझने की कोशिश की। ये लेक्चर में हम समझेंगे वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, खास करके डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, और लास्ट में समझेंगे सब रूटीन कॉल एंड रिटर्न, दैट इज़ सब रूटीन टॉपिक। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन से। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है वर्ड डेटा ट्रांसफ़र। डेटा ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है जहाँ आपका डेटा रजिस्टर से मेमोरी की तरफ ट्रांसफ़र होगा, या आपका डेटा मेमोरी से रजिस्टर की तरफ ट्रांसफ़र होगा, या आपका डेटा मेमोरी से मेमोरी में ट्रांसफ़र होगा, या आपका डेटा रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफ़र होगा। जब कभी भी आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा तो ये इंस्ट्रक्शन आपको यूज़ करनी रहेगी। कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है वो? लोड इंस्ट्रक्शन। लोड इंस्ट्रक्शन अगर आपको याद हो तो हमने GNU सिमुलेटर में किया था LDA इंस्ट्रक्शन, जहां हम हमारा कंटेंट, एक्यूमुलेटर का कंटेंट हम कोई मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफ़र करते थे। उसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन डेट इज स्टोर। सिमिलरली LDA के जैसे ही हमारे पास इंस्ट्रक्शन था STA इंस्ट्रक्शन, जहाँ हम एक्यूमुलेटर की वैल्यू लोड करते थे। किस मीन्स एक्यूमुलेटर की वैल्यू स्टोर करते थे कहाँ? कोई एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन। LDA में क्या होता था? स्पेसिफिक लोकेशन से वैल्यू ली जाती थी। ST में क्या होगा? स्पेसिफिक लोकेशन पे वैल्यू दी जाएगी। किसकी दी जाएगी? एक्यूमुलेटर की। सिमिलरली मूव इंस्ट्रक्शन काफ़ी रिपीटेडली हमने यूज़ किए थे, डेट इज़ MOV B, C, MOV A, B। इसका मतलब क्या होगा? अगर आप लिखते हो MOV A, B, मतलब B रजिस्टर से कंटेंट A रजिस्टर में ट्रांसफ़र किया जाता है। एक्सचेंज भी इसी तरह काम करता है। और बात रही इनपुट आउटपुट, तो ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के अंदर यूज़ किया गया इंस्ट्रक्शन है, दैट इज़ इन इंस्ट्रक्शन एंड आउट इंस्ट्रक्शन। जब कभी भी आपको कोई पॉट से वैल्यू लेनी होगी, एक्सटर्नल पॉट से कोई वैल्यू लेनी होगी, तो आप इन इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। अगर आपको डिस्प्ले करवानी है कोई डिवाइस जो आपके पॉट से ज्वाइन है, तो आप आउट इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। पुश और पॉप आप जानते हैं स्टैक के रिलेटेड इंस्ट्रक्शन यूज़ की जाती है। इसको और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स हम जानते हैं। जैसे फर्स्ट है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि आपके पास जो लोकेशन अवेलेबल है वो लोकेशन से ही आपको डेटा मिल जाएगा। इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ इन्होंने लिखा है M of ADR। M of ADR मीन्स वॉट? ADR इज़ योर लोकेशन। M लिखा मतलब वो लोकेशन पे जाओ, आपको डेटा मिल जाएगा। और वो डेटा किसको दिया गया? दैट इज़ एक्यूमुलेटर। आप देख सकते हो AC मेंशन किया गया। इसको तो डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेस। इनडायरेक्ट मोड में क्या लिखा गया उन्होंने? M of ADR और फिर से एक M लिख दिया उन्होंने। क्यों? बिकॉज आप जो लोकेशन पे जाएंगे वहाँ पर से आपको डेटा नहीं मिलेगा, वहाँ से आपको लोकेशन मिलेगा दूसरा। मीन्स फिर से वो लोकेशन पे जाना रहेगा आपको। इसीलिए लिखा उन्होंने M of ADR। यहाँ से आपको जो डेटा मिलेगा वो आपका डेटा नहीं बल्कि लोकेशन होगा। वो लोकेशन पे फिर से जाएंगे तो आपको डेटा मिलेगा। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, तो आप जानते हो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड किससे रिलेटेड है? प्रोग्राम काउंटर से। इसीलिए आप देख सकते हो उन्होंने मेंशन किया PC प्लस ADR। ADR आपका रेगुलर एड्रेस प्लस उसके अंदर प्रोग्राम काउंटर को ऐड कर दिया। ये दोनों के बाद आपको जो वैल्यू मिलती है वो लोकेशन पे जाएंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। इमीडिएट ऑपरेंड इन्होंने मेंशन किया, दैट इज़ NPR। मतलब अभी नंबर अवेलेबल है, डायरेक्टली उसको आपको एक्यूमुलेटर को दे देना है, रजिस्टर में से आप एक्सेस कर सकते हैं। रजिस्टर से एक्सेस करना है तो आपको रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज़ करना पड़ेगा, जो उसके नीचे मेंशन किया गया। इंडेक्स एड्रेसिंग का क्या होगा? आपके पास एक XR नाम का रजिस्टर अवेलेबल है, उसकी वैल्यू आप रेगुलर एड्रेस के साथ ऐड करेंगे, उसके बाद जो लोकेशन मिलेगा वहाँ हो जाएगा। फिर आया रजिस्टर, तो आप देख सकते हो रजिस्टर की वैल्यू ही एक्यूमुलेटर को दी जाती है। रजिस्टर इनडायरेक्ट में आप देख सकते हो वो जो रजिस्टर की वैल्यू थी वो लोकेशन पे जाया जाता है और उसकी वैल्यू फिर एक्यूमुलेटर को प्रोवाइड की जाती है। ऑटो इंक्रीमेंट, जैसे मैंने आगे वाले वीडियो में समझाया था कि यहाँ पर आप देख सकते हो M of R1 ऑटो इंक्रीमेंट में रजिस्टर में जो वैल्यू है वो लोकेशन पे जाओ और लोकेशन वाली वैल्यू एक्यूमुलेटर को दो, फिर रजिस्टर को इंक्रीमेंट करो। आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया गया है।
सिमिलरली ऑटो डिक्रीमेंट में पहले डिक्रीमेंट किया जाता है, पहले डिक्रीमेंट करेंगे और डिक्रीमेंट करने के बाद जो लेटेस्ट वैल्यू फाइनल वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू पे आप जाएंगे और वहाँ से जो कंटेंट मिलेगा आप एक्यूमुलेटर को प्रोवाइड करेंगे। आई होप सो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन आपको अच्छी तरह क्लियर हो चुके हैं। अब आता है दैट इज डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन को बाइफरकेट किया जाता है 3 इंस्ट्रक्शन, दैट इज अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन एंड शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस। जहाँ तक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन का सवाल है तो आप जानते हैं यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कौन होगा यहाँ पर इंक्रीमेंट या कौन होगा डिक्रीमेंट, ये होगा एक्यूमुलेटर। क्लियर है? एक्यूमुलेटर को इंक्रीमेंट करना है तो INC लिखो, एक्यूमुलेटर को डिक्रीमेंट करना है तो DEC लिखो। ऐड, इसलिए ऐड से मेंशन किया गया। सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड विथ कैरी। अगर पिछले इंस्ट्रक्शन ने कोई कैरी जनरेट कर दी है और वो कैरी के साथ आपको ऐड करना है तो आप यूज़ करेंगे ऐड विथ कैरी। सिमिलरली आपने सब्ट्रैक्शन किया है और बोरो बिट एनेबल हुआ है, वो बोरो बिट के साथ आपको फिर से सब्ट्रैक्शन करना है तो मेंशन किया जाएगा इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट विथ बोरो, SUB। और आप देख सकते हो उसके बाद दैट इज़ निगेट, टूज कॉम्प्लीमेंट। फाइन, उसके बाद आपके पास इंस्ट्रक्शन है लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, यहाँ पे आपको लॉजिकल ऑपरेशन करने रहेंगे। लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन से है, एंड, और, एक्सक्लूसिव और, ये सब आपके लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। आप देख सकते हो उसमें पहला इंस्ट्रक्शन मेंशन किया है क्लियर। क्लियर मतलब क्या, यहाँ पर कौन क्लियर होगा, एक्यूमुलेटर क्लियर होगा। उसके बाद लिखा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, फिर से एक्यूमुलेटर ही होगा। उसके बाद एंड, एंड किया जाएगा, जो कोई भी डेटा आपके पास है उसमें एक ऑपरेंड हमेशा एक्यूमुलेटर ही रहेगा। सिमिलरली और ऑपरेशन में भी ऐसा ही रहेगा, एक्सक्लूसिव और में भी वैसा ही रहेगा। क्लियर कैरी, ऊपर भी आपके पास क्लियर था बट वो क्लियर कर रहा था एक्यूमुलेटर को, अब जो क्लियर कर रहा है वो क्लियर किसको कर रहा है, कैरी फ्लैग को क्लियर कर रहा है। सिमिलरली सेट कैरी, अगर कैरी फ्लैग को आपको सेट करना है, ये फ्लैग वर्ड क्या है वो अभी आने वाले लेक्चर के आगे वाले पोर्शंस में आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता चल जाएगा। उसके बाद है आपके पास कॉम्प्लीमेंट कैरी, कैरी को ऊपर भी देखो आप कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल, बट वो कॉम्प्लीमेंट किसे करना है, वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होगा एक्यूमुलेटर, यहाँ पे आपको कैरी को कॉम्प्लीमेंट करना दिया अवेलेबल। फिर आपके पास है एनेबल इंटरप्ट और डिसेबल इंटरप्ट। ये कहाँ यूज़ किया था, जब हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर इंटरप्ट्स वाला पोर्शन पढ़ा था तब। फाइन, ये थे लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। अब है शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस। शिफ्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर आप समझ सकते हैं लॉजिकल शिफ्ट राइट है, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। ये ऑलरेडी ये सभी इंस्ट्रक्शन हम डिटेल में पहले अपने लेक्चर में समझ चुके हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ नेम, डेट इज़ अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट थ्रू कैरी, कैरी फ्लैग अवेलेबल है, कैरी फ्लैग के साथ आपको रोटेशन करना, लेफ्ट रोटेशन या राइट रोटेशन, तो वो इंस्ट्रक्शन आप ये वाली यूज़ करेंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो उसके अंदर GNU सिमुलेटर के साथ बनाऊँगा, तभी आप ये इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे। वहाँ पर कोशिश करूँगा कि ये हर इंस्ट्रक्शन को मैं टारगेट करूँ ताकि आपको पता चल जाए ये इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। हम बेसिकली तो समझ जाते ऐसा होगा, बट अगर प्रोग्राम ओरिएंटेड जाने की कोशिश करें और वहाँ जाके समझने की कोशिश करें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। वो हम GNU सिमुलेटर वाला जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है डेट इज़ रिगार्डिंग फ्लैग एंड प्रोसेसर स्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लैग मतलब ये स्टेटस डिफाइन करेगा, और फ्लैग क्यों यूज़ किया जाता है, ये कोई कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए आप जब चैप्टर नंबर 5 ओपन करेंगे बेसिक कंप्यूटर वाला तो उसके अंदर आपके पास काफ़ी टाइप के फ्लैग्स थे। एक था E जिसको आप एनेबल बोलते थे, एक था FGI जिसको बोलते फ्लैग एनेबल, फ्लैग, और उसके बाद फ्लैग इनपुट, फ्लैग आउटपुट। फिर उसके बाद था दैट इज़ आई इंटरप्ट, इंटरप्ट एनेबल। आर यूज़ किया गया था जब आपने लास्ट साइकिल ड्रॉ की थी, आर की वैल्यू 0 है तो इंस्ट्रक्शन साइकिल, आर की वैल्यू 1 है तो इंटरप्ट साइकिल, ये आपने यूज़ किया था। तो ये थे दैट इज स्टेटस वर्ड या स्टेटस फ्लैग्स। और फ्लैग आप जानते हो, फ्लैग एक नॉर्मल किससे बनता है, फ्लिप फ्लॉप से, और फ्लिप फ्लॉप की कितना एबिलिटी 1 बिट स्टोर करता है, इसीलिए हर एक की कैपेसिटी 1 बिट की, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया 1 बिट स्टोर किया जाएगा। और किसी प्रोसेसर के अंदर ये फ्लैग पूरे है, वो उसको फ्लैग रजिस्टर को कोई एक दूसरे रजिस्टर के साथ कंबाइन कर देते हैं,
अगर जब कंबाइन कर देंगे तो वो बन जाएगा प्रोसेसर स्टेटस वर्ड, डेट इज़ PSW। अगर इंडिविजुअल वो सिर्फ रजिस्टर है, डेट इज इंडिविजुअल फ्लैग है, तो उसको बोला जाएगा प्रोसेसर स्टेटस रजिस्टर। अगर कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा प्रोसेसर स्टेटस वर्ड। क्लियर? अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फ्लैग यूज़ किए गए, कौन से फ्लैग है? कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग कब ऑन होगा? जब आप दो नंबर को ऐड करते हो और उसके D7 बिट पे से कैरी आगे जाती है। D7 क्यों यूज़ किया? बिकॉज 8 बिट का डेटा मैं ले रहा हूँ, D0 से D7। अगर D7 से बिट आगे जा रही है, मतलब मेरे पास एबिलिटी नहीं है कि उसको स्टोर कर पाऊँ, अगर आगे जा रही है तो उसको मैं यूज़ करूँगा कैरी फ्लैग से। जब भी अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे तब ये कैरी फ्लैग ऑन या ऑफ सेट या रीसेट होने के चांसेस है। साइन फ्लैग क्या होता है? वो डिफाइन करेगा आया दिया गया नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है। मेजॉरिटी स्टूडेंट यहाँ गलती कर, यहाँ पर आपके पास साइन बिट के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पेसिफिक बिट फिक्स है और उसको बोलते हैं MSB, दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर मेरे पास 8 बिट का डेटा है D0 से D7, तो D7 बिट डिफाइन करेगा आया मेरा दिया गया नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आई मीन साइंड है या अनसाइंड। क्लियर? जीरो फ्लैग आप जानते हो, अगर आपके पास आपने दो नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल 45 और 45, तो आपका आंसर 0 0। अगर ये 0 होता है तो जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा। क्लियर? और ओवरफ्लो फ्लैग कब यूज़ किया जाएगा? जब आप खास करके साइन अनसाइंड ऑपरेशन करेंगे तब आप ओवरफ्लो फ्लैग को देखेंगे। मैं फिर से रिकॉल कर दूं, जब हम GNU सिमुलेटर में करेंगे तो ये आपको तभी मैं फिर से रिकॉल करूंगा कि ये कैसे किया जाता है और ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है जब आप कोई ऑपरेशन करते हैं तब। क्लियर है? इसलिए राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो चेक फॉर जीरो आउटपुट, उन्होंने मेंशन किया गया जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग मेंशन किया गया है, कैरी फ्लैग मेंशन किया है, ओवरफ्लो और 8 बिट ALU लिया होगा, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन मतलब क्या? वैसी इंस्ट्रक्शन जो मेरे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करेंगे। ऐसा हो सकता है कि जैसे आप C लैंग्वेज में गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते थे, या आप C प्रोग्राम में फंक्शन लिखते थे। जब आप फंक्शन लिखते थे तो आपका कर्सर कोई दूसरी जगह पर ट्रैवर्स होता था, कोई दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट हो जाता था। तो अगर शिफ्ट होता है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो अपना जो एग्जिस्टिंग लोकेशन है वो कोई लोकेशन को स्टोर करके फिर आगे जाएगा, ताकि उसको रिटर्न करना हो तो ईजी रहे। क्लियर? इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में मेंशन किए गए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है? ब्रांच इंस्ट्रक्शन, BR, जंप इंस्ट्रक्शन, स्कीप इंस्ट्रक्शन, कॉल, रिटर्न, कंपेयर एंड टेस्ट। खास करके कंपेयर और टेस्ट के अंदर आपका कोई एग्जीक्यूशन का इफेक्ट नहीं होगा, एग्जीक्यूशन सिर्फ फ्लैग को इफेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? ब्रांच, जंप, स्किप, ये कॉल, रिटर्न, ये जितने भी है ये दो टाइप के बनेंगे, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल दोनों। हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। जी, ये वाली स्लाइड की बात कर रहा था। आप देख सकते हो उन्होंने मेंशन किया गया BZ का मतलब क्या होता है? ब्रांच ऑफ जीरो। हम आगे जीरो फ्लैग समझ के आए थे, अगर वो जीरो फ्लैग सेट हो रहा है तो ब्रांच कर रहा है। एज फॉर एन एग्जाम्पल आपने प्रोग्राम लिखा कि अगर आप दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो, अगर कंटेंट आपका जीरो हो जाता है तो आपको लोकेशन 3000 पे जाना है, तो आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद ये कंडीशन लिखेंगे कि क्या मेरा सब्ट्रैक्शन के बाद जीरो हुआ, अगर जीरो हो चुका है तो 3000 पे जाने दो, वरना उसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करो। जैसे ब्रांच इफ जीरो है, इसी तरह ब्रांच इफ नॉट जीरो है, अगर जीरो नहीं है तो। सिमिलरली ब्रांच इफ कैरी, अगर कैरी फ्लैग सेट होती है तो कोई ये एग्जीक्यूट करना, अगर सेट नहीं होती तो ये एग्जीक्यूट करना है। इसलिए ब्रांच इफ कैरी, ब्रांच इफ नॉट कैरी। ब्रांच इफ प्लस मतलब साइंड नंबर है। साइंड नंबर मीन्स व्हाट? आपका D7 बिट अगर जीरो मिलेगा तो आपको पॉजिटिव माना जाएगा। अगर आपका D7, मैं क्यों D7 बोल रहा हूँ? बिकॉज मेरे पास 8 बिट डेटा है, 8 बिट डेटा में D0 से D7 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसीलिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वैल्यू अगर जीरो है तो आपका ब्रांच इफ प्लस मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर D7 की वैल्यू 1 है तो ब्रांच इफ माइनस में चला जाएगा। ब्रांच इफ ओवरफ्लो एंड ब्रांच इफ नो ओवरफ्लो, तो ये भी मैंने आपको समझाया साइंड और अनसाइंड के लिए यूज़ किया जाएगा। आई होप सो पता चल रहा है। नाउ कम कंपेयर इंस्ट्रक्शन। इसलिए यहाँ पे कंपेयर में देखिए ब्रांच इफ हायर, कंपैरिजन किया A ग्रेटर देन B, बट हाँ देखना वह अनसाइंड के लिए मेंशन है, साइंड के लिए नीचे BGT मेंशन है, ब्रांच इफ ग्रेटर देन, दैट इज A माइनस B, और उसमें A ग्रेटर देन B, ऊपर भी A ग्रेटर देन B, बट वो अनसाइंड के लिए यूज़ किया गया था। आई होप सो ये जितने भी इंस्ट्रक्शन है, दैट इज ब्रांच इफ हायर और इक्वल, ब्रांच इफ लोअर, ब्रांच इफ लोअर और इक्वल, ब्रांच इफ इक्वल, ये सभी इंस्ट्रक्शन जब हम GNU सिमुलेटर
में उसमें दिए गए इंस्ट्रक्शन से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। ये फ़िलहाल इंस्ट्रक्शन आपको ये समझना है, मॉरिस मैनो सर ने खुद के प्रोसेसर के अंदर ये इंस्ट्रक्शन यूज़ किए गए। इज़ इट क्लियर? अगर एग्ज़ाम में या कोई आपकी एप्टीट्यूड एग्ज़ाम में आपको पूछते हैं तो आपको मॉरिस मैनो सर के रेफरेंस से ये इंस्ट्रक्शन से के पर्सपेक्टिव आपको जवाब देना रहेगा। इज़ इट क्लियर? ओके, नाउ कम दैट इज सब रूटीन कॉल एंड रिटर्न। सब रूटीन मतलब क्या? कोई आपने एक लॉजिक लिख दिया, वहाँ उसको आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, मतलब वहाँ पर आप कॉल तो करेंगे और कॉल करने के बाद जब वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो रिटर्न कर देंगे, जहाँ से कॉल हुआ तो फिर से वहाँ चले जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सब रूटीन कॉल करते हो तो कॉल करने के दौरान आपको ये याद रखना है कि मुझे रिटर्न कहाँ होना है। मेरा कहने का मतलब ये, अगर आप लाइन नंबर 2005 से जंप करा रहे हो, कॉल करा रहे हो, और आपको जो कॉल करा रहे हो वो लाइन नंबर 2015 पे, 2005 से कॉल करवाया और कॉल कहाँ करा रहे हो? 2015 पे। मतलब आपका कॉल तो 2015 पे हो जाएगा, बट 2015 से एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है 2020 पे। अब 2020 से जब रिटर्न करे तो आपको आना पड़ेगा 2006 पे। उसका मतलब ये होगा कि 2005 पे जब कॉल किया जाए तब 2006 पे आना है। ऐसी ये डेटा किसी जगह मुझे स्टोर करना पड़ेगा, और वो स्टोर करने के पोर्शन है डेट इज स्टैक, वो स्टैक पे स्टोर किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ये पोर्शन को समझाने की कोशिश की है। आप देख सकते हो, सेव द रिटर्न एड्रेस टू द एड्रेस ऑफ द लोकेशन इन द कॉलिंग प्रोग्राम अपॉन एग्जिट फ्रॉम द सब रूटीन। आपको वहाँ रिटर्न होना है। इज इट क्लियर? इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल जब किया है तो उन्होंने यहाँ पे लॉजिक मेंशन किया है, दैट इज स्टैक पॉइंटर -1 गोज टू स्टैक पॉइंटर। वहाँ पर पीसी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू स्टोर कर दी, और जब रिटर्न करेंगे तो वही प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो आपने स्टैक पॉइंटर में स्टोर किया था वहाँ से ही फिर से प्रोग्राम काउंटर को प्रोवाइड करने में आ रही है। आई होप सो पता चल रहा है आपको। इज इट क्लियर? ओके, अब जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज प्रोग्राम इंटरप्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, ओके फाइन, थैंक यू।